Hello everyone, this is Shahbaz and I welcome you all to Grasp NCERT. In this video, we will be covering the timeline of Vedic culture. So without wasting any time, let's get started. So guys, as we have seen in our previous video, कि वैदिक कल्चर ओवरलैप करता है चाल्कोलिथिक कल्चर के एंडिंग फेज के कुछ पोर्शन के साथ, बट स्टिल वैदिक कल्चर का एक अपना इंडिविजुअल ओवरऑल एग्जिस्टेंस है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वैदिक कल्चर बेसिकली एसोसिएटेड है आर्यंस के साथ, और जिनके ओरिजिन की मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ये है कि आर्यंस वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके वो हिंदुस्तान में आए। नाउ वैदिक कल्चर को जो डेट असाइंड है वो है 1500 BCE से 500 BCE। अगेन वैदिक कल्चर को दो हिस्सों में बांटा गया है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वैदिक कल्चर में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट कंपोजिशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से और हर एक के जानने के लिए जो भी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है। तो वैदिक कल्चर में ऑफकोर्स हमें वेदास देखने को मिलते हैं जिन्हें हम संहितास भी कहते हैं। उसके अलावा ब्राह्मणास देखने को मिलते हैं। अदर देन दैट आरण्यक देखने को मिलते हैं और हमें उपनिषद भी देखने को मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपने वेदास और उपनिषद का नाम इससे पहले सुना होगा। आरण्यक और ब्राह्मणास क्योंकि उतने ज़्यादा फेमस नहीं, तो इसलिए शायद आपने इनका नाम ना सुना हो। मोर इम्पॉर्टेंटली कि वैदिक कल्चर के अर्ली फेज में हमें सिर्फ एक वेद देखने को मिलता है जो है ऋग्वेद। बाकी सब चीज़ें हमें अर्ली वैदिक फेज के लेटर वाले पार्ट में देखने को मिलती हैं। नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ वैदिक कल्चर। तो प्रिसाइसली वैदिक कल्चर डिवाइडेड है दो हिस्सों में। फर्स्ट इज द अर्ली वैदिक पीरियड जिसे हम ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं। ऑफ कोर्स ऋग्वेदा के नाम पे इसका ये नाम पड़ा। सेकेंड वन इज़ द लेटर वैदिक पीरियड। हम इन दोनों के बेसिक डिफरेंसेस देख लेंगे क्योंकि ये टाइमलाइन की वीडियो है, तो इसमें हम डिटेल में इन दोनों के डिफरेंसेस कवर नहीं कर पाएंगे, पर मैं मोटा मोटा आपको बताता चलूँगा कि इन टाइमलाइंस को अलग अलग क्यों रखा गया है, कैसे इनमें डिफरेंसेस आ गए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये दोनों अर्ली वैदिक एज वेल एज लेटर वैदिक फेज मीन्स द होल वैदिक कल्चर इज इटसेल्फ अ ट्राइबल कल्चर। ये दोनों कल्चर्स ट्राइबल कल्चर्स हैं, यानी यहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस का बेसिक रिलेशन एस्पेक्ट उसकी ट्राइब होती थी, उसकी लार्जर फैमिली होती थी, और तमाम लोगों के कल्चर्स और ट्रेडिशंस ट्राइबल फैमिलीज द्वारा डिसाइड किए जाते थे। इनफैक्ट ट्राइब्स इतनी इंपॉर्टेंट होती थी कि जिस जगह पे भी ये लोग, जिस लैंड पे भी ये लोग बसते थे, उस लैंड का नाम उसी ट्राइब के नाम पे पड़ जाता था। नाउ लेट्स जस्ट क्विकली नो द बेसिक्स ऑफ द ऋग्वेदिक एज। तो ऋग्वेदिक या अर्ली वैदिक पीरियड कुछ भी कहें, इसको जो डेट असाइंड है वो है 1500 BCE से 1000 BCE, और सिर्फ एकमात्र रिटन सोर्स अवेलेबल है ऋग्वेदिक एज को स्टडी करने के लिए, वो है ऋग्वेदा। यू मे बी नोइंग कि ऋग्वेदा ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पुराना रिटन सोर्स है। इट वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द ज़ेंड अवेस्ता रिटन सोर्स। तो ये दोनों सोर्सेज ह्यूमन काइंड के सबसे पुराने रिटन स्क्रिप्चर्स या डॉक्यूमेंट्स हैं। नाउ ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी के बेसिस पे, इकोनॉमी और रिलीजन और भी कुछ एस्पेक्ट्स के बेसिस पे डिफरेंसेस है। दैट्स वाई इन दोनों को अलग अलग फेजेस में क्लासीफाई कर रखा है। कमिंग टू द ऋग्वेदिक फेज, तो ऋग्वेदिक फेज में सोसाइटी को 4 ग्रुप्स में बांटा जाता था या 4 क्लासेस में बांटा जाता था, और हर एक क्लास को या ग्रुप को वर्ण कहा जाता था, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो टीचर्स और प्रीस्ट्स होते थे वो ब्राह्मण्स कहलाते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और रूलर्स होते थे वो क्षत्रियास कहलाते थे, जो मर्चेंट्स और बैंकर्स वगैरह होते थे वो वैश्यास कहलाते थे। अदर देन दैट जो आर्टिसंस और लेबरर्स होते थे वो शूद्रास कहलाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अर्ली वैदिक फेज में ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑक्यूपेशनल बेसिस होती थी, मतलब आप इनमें से कोई भी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप इसके काबिल हैं। अगेन हमें ऋग्वेदा में एविडेंसेस मिलते हैं कि सेम फैमिली मेंबर्स के अलग अलग मेंबर्स में कोई क्षत्रिय है तो कोई वैश्य, कोई ब्राह्मण है तो कोई शूद्र है। तो सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। सेकंड इज इकोनॉमी। तो ऋग्वेदिक फेज की इकोनॉमी मेनली पेस्टोरल थी,
और पेस्टोरल इकोनॉमी में से भी सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल यूनिट उस टाइम पे था काउ। बुल की भी इम्पोर्टेंस थी, लेकिन काउ वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक यूनिट ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक फेज। और ऋग्वेदा में सर्च फॉर द काउज, जिसमें गाय के लिए जंगें लड़ी जाएंगी, मीन्स वॉरफेयर फॉर गेटिंग काउज फॉर गेटिंग एनरिच्ड, तो सर्च फॉर द काउज के लिए वर्ड है गाविष्ठी। एंड थर्डली कमिंग टू द रिलीजन, ऋग्वेदिक फेज में 5 मेन गॉड्स होते थे, कुछ फीमेल डिविनिटीज भी थी बट हम मेनली पढ़ेंगे। तो इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम और मारुत, ये 5 मेन गॉड्स थे। लेट मी मेक यू नो कि इंद्र वाज वॉर लॉर्ड यानी जंग के देवता, एंड ही वाज आल्सो नोन एज पुरंदर और ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, किला तोड़ने वाले। अग्नि वाज गॉड ऑफ फायर, वरुण वाज personified एज वाटर गॉड, सोम वाज द गॉड ऑफ प्लांट्स, और एक मदहोश कर देने वाली ड्रिंक का नाम भी सोम के नाम पे रखा गया था। एंड मारुत वाज द गॉड ऑफ स्टॉर्म्स। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, मेनली नेचुरल फोर्सेस को ही पर्सोनिफाई करके उन्हीं को यहाँ पे गॉड मान लिया गया है, क्योंकि वो फेज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का था। नाउ रिलीजन को मेनली फॉलो किया जाता था प्रेयर रेसिटेशन से, ओके, और उसके साथ साथ सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स भी दी जाती थी। बोथ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रेयर्स वर ऑफर्ड ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम, जिनमें से कलेक्टिव प्रेयर्स को ज़्यादा प्रोमिनेंस मिलती थी। साथ ही ऋग्वेदिक फेज में जो मेनली प्रेयर के बाद डिज़ायर्स रखी जाती थी, वो मटेरियल डिज़ायर्स और नीड्स होती थी। फॉर एग्जांपल बच्चा मांग लेंगे अपने लिए कि हमें औलाद हो जाए, या कोई मटेरियल नीड्स अपने लिए गाय मांग लेंगे कि हम रिच हो जाएं। इस तरह की मटेरियल नीड्स के लिए प्रेयर्स और सैक्रिफाइसेस किए जाते थे। Now coming to the later Vedic period, date assigned is from 1000 BCE to 500 BCE। हम देख लेते हैं कि लेटर वैदिक फेज में कौन कौन से वेद थे। तो सामवेद था, यजुर्वेद था और अथर्ववेद था। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है वो अथर्ववेद को अर्थवेद पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, ये अथर्ववेद है। ओके, ऋग्वेद वाज अ कलेक्शन ऑफ लिरिक्स और कलेक्शन ऑफ हाइम्स, ओके। बट क्योंकि लेटर वैदिक फेज में सैक्रिफाइसेस और ज़्यादा इलेबोरेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सामवेद बन जाएगी बुक ऑफ चैंट्स और यजुर्वेद बन जाएगा बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, एंड अथर्ववेद विल बी द बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला। नाउ सोसाइटी इन द लेटर वैदिक फेज वाज आल्सो वर्ना बेस्ड, बट एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस यहाँ पे ये आ गया कि यहाँ पे वर्ना वाज बेस्ड ऑन बर्थ, स्ट्रिक्ट रिजिड वर्ना हो गया था, और वो बेस्ड था बर्थ पे, यानी आप जिस वर्णा में पैदा हो चुके हैं, यानी आपके पेरेंट्स जिस वर्णा के हैं, आपको भी वही प्रोफेशन एडॉप्ट करना पड़ेगा। आप अपनी सोशल क्लास चेंज नहीं कर सकते। देन इकोनॉमी में भी चेंज आया। मेन इकोनॉमी अब लेटर वैदिक फेज में हो गई एग्रीकल्चरल, और मेन इकोनॉमिक यूनिट हो गया लैंड। यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1000 BCE के बाद आ जाती है हमारी आयरन एज। अब जब आयरन की डिस्कवरी हो जाती है तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर एक्सपेंड होगा। एग्रीकल्चर एक्सपेंड होगा तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बढ़ेगी। दैट्स वाई लेटर वैदिक फेज में एग्रीकल्चर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इकोनॉमी एंड लैंड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इकोनॉमी बेसिकली। कमिंग टू द रिलीजन पार्ट, तो रिलीजन में इंद्र अग्नि की जगह प्रजापति ले लेता है, ठीक। प्रजापति वाज द मेन गॉड ऑफ द लेटर वैदिक फेज, और लेटर वैदिक फेज में सैक्रिफाइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ओके। सैक्रिफाइसेस का नंबर बढ़ जाता है, बोथ पब्लिक और प्राइवेट सैक्रिफाइसेस एनॉर्मस नंबर में इंक्रीज होते हैं, और ये सब इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस होते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 500 BCE के बाद की बात करेंगे, या फिर 600 BCE के बाद की बात करेंगे, जहाँ पे एज ऑफ बुद्धा आएगी। अदर देन दैट कुछ फॉरेन इन्वेजन्स आएंगे और एज ऑफ महाजनपदा आएगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, and don't forget to subscribe my channel Grasp NCERT. See you in the next video. Till then, keep watching. God bless you all.